हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं सुनील दत्त, प्रवक्ता भूगोल, इंटर कॉलेज गौरा, रायबरेली। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भूगोल इंटरमीडिएट कक्षा 12 में खनिज और ऊर्जा संसाधन का जो दूसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने प्रथम भाग में देखा था कि खनिज क्या हैं, खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं, खनिजों के कितने प्रकार हैं, खनिजों का वितरण, खनिजों का जो उत्पादन और व्यापार है वो क्या है, खनिजों का संरक्षण क्या है, खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से आवश्यक है, खनिजों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। लेकिन अब जो हमारा दूसरा भाग आता है वो ऊर्जा संसाधन का आता है। यह ऊर्जा संसाधन भी उसी खनिजों से संबंधित एक दूसरा भाग है, क्योंकि अधात्विक खनिजों के अंतर्गत जो हमारा जो ऊर्जा का प्रमुख खनिज आता है वो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। क्योंकि ऊर्जा का जो खनिज है, ऊर्जा खनिज है, वो हमारे लिए, आपके लिए बहुत मायने रखता है। इससे कृषि में, इससे उद्योग में, इससे घरों में हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे शक्ति की प्राप्त होती है। इसलिए मानव जीवन में ऊर्जा संसाधनों का बड़ा ही महत्व है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ऊर्जा के साधन हैं, ऊर्जा जो खनिज है, वो हमारे लिए और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन किसको कहते हैं? ऊर्जा संसाधन तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यानी जिन पदार्थों से मानव को कृषि, उद्योग, परिवहन एवं अन्य घरेलू कार्यों हेतु शक्ति या ईंधन की प्राप्ति होती है, उन्हें ही ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब ये ऊर्जा संसाधन हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस धरातल पर दो प्रकार से उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हम ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है परंपरागत ऊर्जा के साधन और दूसरे को कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ये किसे कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारी इस पृथ्वी में जो पहले से ही मौजूद ऊर्जा के संसाधन हैं वह परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से हमारे इस धरातल पर मौजूद हैं और ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसलिए इनको समाप्य संसाधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये संसाधन, इनको हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, इनको हम नया नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये संसाधन अनव्यकरणीय संसाधन भी कहे जाते हैं, कहलाते हैं। इन्हीं संसाधनों को क्षय्य संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका समय के साथ धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, यानी ये समाप्त हो रहे हैं, ये क्षय की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो परंपरागत साधन है या समाप्य संसाधन है या नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इस तरह से ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। दूसरा हमारा जो प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, इसी को जो है अपरंपरागत साधन भी कहा जाता है। अपरंपरागत, क्योंकि ये संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनको मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान कौशल के आधार पर इनको फिर से जिंदा कर सकता है, इनको फिर से नया कर सकता है। इसलिए ये संसाधन जो है नव्यकरणीय संसाधन भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अगर देखा जाए
तो दीर्घ काल तक की योजना होती है, इनको दीर्घ काल तक जिंदा रखा जा सकता है, इसलिए इसको अक्षय संसाधन या असमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं या कहा जाता है, यानी रिन्यूएबल संसाधन माने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? हमारे जो अपरंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, उसमें से जो सबसे प्रमुख ऊर्जा का संसाधन है वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ये सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो है अपरंपरागत ऊर्जा का साधन कहलाता है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम की गैस का बना हुआ एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसमें से जो फोटो वोल्टेक किरणें हैं वो हमेशा निकल रही हैं, और मनुष्य उसको अपने बुद्धि विवेक ज्ञान कौशल के आधार पर उसको जो है ऊर्जा में बदल करके उसको मानव के लिए जो है ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो इसलिए ये जो सौर ऊर्जा है ये हमारे लिए अपरंपरागत साधन कहलाती है। भारत में अगर देखा जाए तो इसका ज्यादा से ज्यादा आपका जो गुजरात वाला क्षेत्र है, जो आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी भारत में जहाँ पर भी सूर्य की किरणें साल में ज्यादातर गर्म अवस्था में रहती हैं, वहाँ पर इस ऊर्जा की अपार संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। अगला हमारा जो ऊर्जा का जो अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत है वो है पवन ऊर्जा, यानी जहां पर हवाएं तेज चलती हैं, तेज गति से चलती हैं, वहां पर इसकी अपार संभावनाएं हैं। जैसे आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, यहाँ पर पवन ऊर्जा की जो है अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा जो और अगला जो अपरंपरागत साधन है वो है जलीय ऊर्जा, यानी नदियों पर जब हम बांध बनाते हैं और बांध बना करके वहां से जब जल ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां पर टरबाइन मशीन लगा करके हम उसको गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं और यहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो नदियों पर जो भी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं वो इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि यह ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है जब तक हमारे पास नदियां सदा प्रवाहित हो रही हैं। अगला हमारा जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है भूतापीय ऊर्जा, यानी जियोथर्मल एनर्जी, यानी हमारे इस भूगर्भ में जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं या जो मैग्मा है वो जब बाहर निकलता है और जब मनुष्य उसका बुद्धि विवेक ज्ञान कौशल के आधार पर इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, ऊर्जा के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, तो वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश का जो मणिकरण गांव है, मणिकरण स्थान है, वहां पर देश का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। इसके बाद हमारी जो अगली प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है वो है जैव ऊर्जा, यानी बायो एनर्जी, जिसमें हम जो है जीव जंतुओं वनस्पतियों के सड़ने गलने से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या यूं कह लीजिए कि जैसे गोबर गैस है या खाद है, इसको अगर हम जो है ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस तरह से हमारे लिए जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमारा जो और अगला जो आखिरी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है ज्वारीय एनर्जी, यानी जिसको कहते हैं टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी कह लीजिए। तो यह है भी एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसमें आपका जो गुजरात का हिस्सा है, आपका जो केरल तमिलनाडु का हिस्सा है, यहाँ पर जब समुद्र से उठने वाली लहरें हैं जो समुद्र के किनारे पर पहुँचती हैं तटों पर, तो वहाँ पर उन ज्वार को जो है वहाँ पर संचित करके उसको ऊर्जा के रूप में हम जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो सौर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, जो जलीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है या साधन है वो कहलाता है। हाँ प्यारे बच्चों, हमारा
ऊर्जा के एक और प्रमुख साधन है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम लोग परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इस परमाणु ऊर्जा के निर्माण में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यूरेनियम के उत्पादन में जो राजस्थान है वो प्रमुख स्थान रखता है। कौन सा खनिज है? यूरेनियम। यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रमुख है? राजस्थान। दूसरा हमारा प्रमुख खनिज है थोरियम। इसके उत्पादन में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसमें जान लीजिए बच्चों कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से ऊर्जा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। तो 3 अगस्त 1948 को बंबई में जो है एक ऐसा केंद्र स्थापित किया गया जिसको कहा जाता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना जो है वो 1967 में मुंबई में की गई थी। तो इस तरह से ये है जो आज की तारीख में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके माध्यम से देश में लगभग कुल 6 परमाणु या अणु शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तारापुर, ये है महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है रावत भाटा, ये है राजस्थान में है। इसके बाद आता है कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है। ये नरौरा, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है अणुशक्ति केंद्र है, ये है आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला है काकरापारा, ये है गुजरात में है। और 6वां है कैगा, ये कर्नाटक में। इस तरह से देश के ये जो 6 अणुशक्ति केंद्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके माध्यम से परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ऊर्जा के प्रमुख साधनों में से जो परंपरागत साधन है वो सबसे ज्यादा माने रखते हैं। तो आइए हम लोग ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है उसमें से कुछ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का जो परंपरागत साधन है वो है कोयला। चूंकि यह अवसादी शैलों में पाया जाता है और बहुत पुराने समय से हमारे बीच में उपलब्ध है और वनस्पतियों के सड़ने गलने से लंबे समय तक जो भूगर्भ में जमा हुआ है और जब उसमें ताप दाब के कारण उसका जब रंग रूप आकार प्रकार बदल जाता है तो वही वनस्पतियां वही सब जो है आगे चल करके कोयले का रूप ले लेती हैं। इसलिए कोयले को जो है हम लोग जो है एक तरह से काला हीरा भी कहते हैं, क्योंकि ये आधुनिक सभ्यता के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कोयला। प्यारे बच्चों, जो कोयला है ये हमारी अवसादी शैलों में या परतदार शैलों में पाया जाता है, उपलब्ध रहता है। और इस कोयले का जो निर्माण माना जाता है वो कार्बोनिफरस युग में माना जाता है। इसलिए जो कोयला है वो लंबे ताप दाब के परिणाम स्वरूप हमारे बीच में आज एक काला हीरा के रूप में उपलब्ध है, मौजूद है। क्योंकि इस कोयले का जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से इसका ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हम इसको कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और जो एनटीपीसी यानी जो ताप विद्युत शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी ताप विद्युत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौह अयस्क को पिघलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जो कोयला है वो बहुत ही उपयोगी खनिज माना जाता है। हमारा जो कोयला है तो वो अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टि से या पूरे विश्व की दृष्टि से इसके कुल 4 किस्में पाई जाती हैं। चूंकि
जो उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है उसमें जब कार्बन की उपस्थिति अधिक मात्रा में पाई जाती है और अच्छे ढंग से वो जब जलता है उसमें लाल अंगार निकलती है तो वो उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। तो इस हिसाब से जो कोयले की किस्में हैं वो कुल 4 हैं। उसमें से जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है या सबसे बढ़िया किस्म का उसको एंथ्रेसाइट कोयला कहा जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक मानी जाती है। दूसरा हमारा है बिटुमिनस किस्म का लोहा कोयला। यह जो है यह उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तीसरा हमारा जो कोयला है वो है लिग्नाइट किस्म का। यह मध्यम किस्म का कोयला माना जाता है। जो सबसे निम्न या यूं कह लीजिए कि सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है वो पीट होता है। यह जलने पर धुआं अधिक छोड़ता है, इसलिए इसको निम्न क्वालिटी के कोयले के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में लगभग 80% जो कोयला है वो बिटुमिनस किस्म का ही माना जाता है। और यह पूरा जो कोयला है यह गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम कोयले के उत्पादन को देखते हैं तो इसके जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं उसमें से जो प्रमुख स्थान रखता है वो झारखंड। झारखंड का जो झरिया है यानी जो यह स्थान है झरिया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि झरिया यह कोयले के लिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थान रखता है, फेमस है। दूसरा है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। ये जो रानीगंज है ये भी कोयले के लिए बड़ा फेमस है। तीसरा है मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली। ये जो सिंगरौली है ये है मध्य प्रदेश का। और जो चौथा है वो छत्तीसगढ़ का कोरबा, यानी जो कोरबा क्षेत्र है। तो इस तरह से झरिया, रानीगंज, सिंगरौली और कोरबा यह जो है कोयले का पूरा भंडार माना जाता है। इसके अलावा भी जो है भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। जैसे आपका जो ये उड़ीसा का जो तालचेर क्षेत्र है ये भी जो है बड़ा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में एक नवेली जगह है, यह लिग्नाइट कोयले के लिए पूरे भारत में फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए तो भारत के कोयले का जो निर्यात है वो श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग आदि देशों में होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में भारतीय कोयले का निर्यात हो पाता है। बाकी इसका जो है घरेलू कार्यों में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग कर। प्यारे बच्चों, ऊर्जा के प्रमुख खनिजों में अभी आपने देखा कोयला, और अब कोयले के बाद जो है जो हमारा परंपरागत ऊर्जा का दूसरा खनिज है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसको खनिज तेल कहा जाता है, ये है अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान या शैल, ओलियम का मतलब होता है तेल। इस तरह से अगर कहा जाए कि पेट्रोलियम किसे कहते हैं तो पेट्रोलियम चट्टानों से प्राप्त होने वाले तेल को ही कहा जाता है। यह समुद्री वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से प्राप्त होता है। और इस तरह से अगर हम कहें कि जो हमारा पेट्रोलियम है यह एक तरह से तरल सोना होता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इसके हम उपयोग की बात कर लें तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो परिवहन और उद्योग धंधों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। परिवहन में चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, जल परिवहन हो, वायु परिवहन हो, सब में जो है खनिज तेल का यानी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और यह पेट्रोलियम जो है वो चाहे पेट्रोल के रूप में हो, चाहे डीजल के रूप में हो, या मोबिल के रूप में हो, ग्रीस के रूप में हो, सब तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोम बनाने में भी जो है पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर देश में देखा जाए तो मुख्य रूप से 17 तेल शोधनशालाएं वर्तमान में काम कर रही हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो जो बॉम्बे हाई है वो सर्व प्रमुख तेल शोधनशाला मानी जाती है। इसके अलावा आपका ट्राम्बे है, बरौनी है, हल्दिया है, डिगबोई है, नहरकटिया है, ये सभी जो है देश की प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात कर लें, इसके उत्पादन की अगर बात की जाए कि कहाँ पर जो है पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में प्रमुख रूप से होता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैसे असम, यानी जो यह असम का क्षेत्र है जिसमें आपका डिगबोई है, नहरकटिया है, तिनसुकिया है, ये सभी जो है यह प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र आते हैं। दूसरा क्षेत्र जो गुजरात का क्षेत्र आता है जिसमें अंकलेश्वर है, ये प्रमुख स्थान रखता है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र में जो आपका ये बॉम्बे हाई है, ट्राम्बे है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और जो हमारा जो चौथा प्रमुख क्षेत्र है वो अपतटीय क्षेत्र है जिसमें आपका कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है ये इसमें आता है। प्यारे बच्चों, चूंकि पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण खनिज है और यह अंतर्राष्ट्रीय खनिज है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चूंकि भारत में इसका उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको ये मान के चलिए कि बहुत कम निर्यात किया जाता है। लेकिन भारत में चूंकि परिवहन के साधन, उद्योग धंधे और भी जितने घरेलू कार्यों में इसकी खपत होती है, इसलिए भारत को जो है इसको मंगाना पड़ता है, यानी आयात अधिक करना पड़ता है। तो भारत जो आयात करता है पेट्रोलियम का, यानी खनिज तेल का, उसमें से प्रमुख जो आयातक देश हैं उसमें इराक है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, वेनेजुएला है, आदि महत्वपूर्ण देश हैं जहां से भारत पेट्रोलियम का आयात करता है। अगर देखा जाए कि भारत में जो व्यवस्थित रूप से तेल के उत्पादन का कार्य है वो 14 अगस्त 1956 से प्रारंभ किया जाता है, जब इसकी स्थापना की जाती है नई दिल्ली में, यानी ONGC के माध्यम से ऑयल, नेचुरल एंड गैस कारपोरेशन की जब स्थापना होती है, वहीं से इसके जो है व्यवस्थित रूप से उत्पादन का कार्य माना जाता है। तो ये तो हमारा हो गया पेट्रोलियम का, खनिज तेल का। इसी तरह से हमारा जो अगला महत्वपूर्ण जो खनिज है, जो परंपरागत खनिज माना जाता है जो ऊर्जा का, वो है प्राकृतिक गैस। जो ये हमारा प्राकृतिक गैस है, ये है एक तरह से घरेलू ईंधनों में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो जब गेल की स्थापना की गई थी, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी से जो है हमारा जो ये प्राकृतिक गैस के उत्पादन का है वो नियंत्रण होता है, वो कंट्रोल होता है, वही सब इस उत्पादन को संचालित करता है। इस तरह से जो हमारा प्राकृतिक गैस है ये है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से कंट्रोल होती है। तो जिसकी स्थापना जो है 1984 में मानी जाती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गेल की स्थापना कब हुई, तो 1984 में स्थापित हुई है। तो भारत में अगर प्राकृतिक गैस के वितरण का अगर सवाल उठता है तो उसमें जो यह तमिलनाडु का हिस्सा है यह प्रमुख स्थान रखता है। इसी तरह से जो उड़ीसा है ये दूसरा स्थान, फिर इसी तरह से आपका जो आंध्र प्रदेश है, और इसी तरह से आपका जो इधर त्रिपुरा है। तो ये इन क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक गैस के प्रमुख भंडार मौजूद हैं, जिसका जो है परिवहन में, विपणन में अधिक इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से खनिज संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, उसी तरह से ऊर्जा के संसाधनों का भी संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको अपनी भावी पीढ़ी को उन संसाधनों को हस्तांतरित करना है।
क्योंकि हमको आर्थिक विकास करना है, हमको औद्योगिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए इन ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊर्जा के संसाधन सीमित मात्रा में हैं और ये समाप्त होने वाले हैं, इसलिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण का संतुलन भी हमको करना है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना भी है, इसलिए इनका संरक्षण करना है। तो आइए हम लोग इस तरह से संकल्प लेते हैं कि हमको अपने भावी पीढ़ी को ऊर्जा के संसाधनों को हस्तांतरित करना है, इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब हम होमवर्क नोट कर लेते हैं। गृह कार्य यानी जो ऊर्जा के संसाधन हम लोगों ने अभी पढ़ा, उससे संबंधित कुछ गृह कार्य आप नोट कर लें, जिसमें से सबसे पहले है कि भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। उसमें नरौरा, अंकलेश्वर, सिंगरौली, झरिया और नाहरकटिया। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत साधनों में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। तीसरा है भारत। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत साधनों में अंतर को स्पष्ट करना है। तीसरा आपको क्या करना है कि भारत में जैव ऊर्जा या सौर ऊर्जा की संभावनाओं को आपको अंकित करना है। चौथा और आखिरी आपको क्या करना है कि परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आपको वर्णन करना है, व्याख्या करना है। इस तरह प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि इस द्वितीय भाग में ऊर्जा के जो प्रमुख साधन हैं, उनका जब आप गहराई से अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पता लगता है कि ये बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। इसलिए इनका जितना हम विवेकपूर्ण ढंग से संरक्षण करेंगे, उतना ही हमारे लिए भला होगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर मार्ग होगा। तो इसलिए आइए हम लोग संकल्प करते हैं, आइए हम लोग प्रण करते हैं कि चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो, या जो भी हमारे और आपके आसपास जो हमारे और आपके भविष्य के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उनका जितना हम बेहतर और विवेकपूर्ण ढंग से संरक्षण करते हैं, उतना ही हमारे लिए और आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई परेशानी आ रही हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या इस चैप्टर में जो निर्धारित किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जब आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार अध्ययन करेंगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।